जैसे ही आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो 3 टर्म्स आपके पास आते हैं जिसे आप सीख लेना। एक तो होता है हेरिडिटी, ठीक है, दूसरा होता है बेटा इनहेरिटेंस, और तीसरा जो टर्म हमारे पास आ रहा है उसे बोलते हैं वेरिएशन। इन 3 टर्म्स को हम क्लियर कर लें तो हमें जेनेटिक्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऐसे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको आगे सब सिखाने वाला हूँ। कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सारी बात सिखाने वाले हैं। तो ये 3 टर्म को हम पहले सिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा जो हमारा कैरेक्टर है, जो पेरेंट में कैरेक्टर है, वो ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अगर मदर और फादर के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, उसका बच्चा आएगा, है ना, तो उस बच्चे में उसी मदर और फादर का कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। जैसा मम्मी और पापा दिखने में लगते हैं वैसा ही बच्चा दिखता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग इंडियन का बच्चा जो है वो वेस्ट इंडीज जैसा दिखाई दे, है ना। नाक, कान, ये सारी चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है उसके पेरेंट्स से मैच करता है, तो पेरेंट वाला ही कैरेक्टर आ जाता है बच्चों के अंदर में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम parent to their progeny। समझ में आ गया? जो पेरेंट का कैरेक्टर है उसके प्रोजेनी में, या जिसे आप ऑफस्प्रिंग भी बोलते हो, ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है उसी को हम, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अब इस हेरिडिटी के पीछे क्या कारण है, मतलब हेरिडिटी का साइंस क्या है, यानी हेरिडिटी का पैटर्न क्या है, उस बात को समझना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो आप इनहेरिटेंस क्या बोलोगे? इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द पैटर्न ऑफ हेरिडिटी। समझ में आई बात? जो हेरिडिटी हो रहा है, जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कैसे हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसी चीज को समझना कहलाता है इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस इज द साइंस बिहाइंड द हेरिडिटी। क्यों होता है हेरिडिटी, क्यों पेरेंट वाला ही कैरेक्टर जाता है बच्चों में, कैसे जाता है, इस बात को समझना पड़ेगा ना, इसे हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। और एक टर्म आ रहा है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब देखो, मदर और फादर के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की वजह से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन क्या वो बच्चा मदर या फादर जैसा एग्जैक्ट दिख रहा है? नहीं। कुछ गुण, कुछ कैरेक्टर उसके बॉडी में मदर जैसा दिख रहा है, कुछ फादर जैसा दिख रहा है ना। पर कुछ उसके अंदर में वेरिएशन भी है, कुछ उसके अंदर में नया कैरेक्टर भी आया है ना। अब नया कैरेक्टर का मतलब कि कैरेक्टर चेंज नहीं किया है, कैरेक्टर वही है, पर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गई है या कम हो गई है, यानी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। बात समझ रहे हो? यानी हो सकता है कि मदर का स्किन कलर जो है वो ब्लैक हो और फादर का व्हाइट हो, तो इसके बीच का एक कॉम्बिनेशन कैरेक्टर आ गया है बच्चों में, है ना। तो मदर और फादर से जितना बच्चा डिफर कर रहा है
उसी को आप बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएशन का मतलब सिंपली हम बोलते हैं उसको डिफरेंस, और ये वेरिएशन कई लेवल पे देखा जा सकता है। आप देखो, एक ही मदर और फादर से अगर दो बच्चे हैं तो आपस में भी वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, ये भी वेरिएशन है बेटा, ठीक है। डिफरेंट स्पेसीज एक दूसरे से अलग अलग है, वो भी वेरिएशन है। वेरिएशन स्पेसीज के बीच में भी हो सकता है और एमंग द स्पेसीज भी हो सकता है। ह्यूमन के पॉपुलेशन के बीच में वेरिएशन है, एक माता पिता से दो बच्चे बने हैं उनके बीच में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं वेरिएशन। इसको टेक्निकली आपको डिफाइन कैसे करना है? डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स ये क्या होता है? तो देखो, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे आप इस दोनों प्रोसेस को पढ़ते हो, मतलब बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जहां पे हम इस बात को समझ पाए कि हेरिडिटी और वेरिएशन कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा बात? यानी कि हम यहां पे क्या समझते हैं? हाउ क्या बेटा? कैरेक्टर या जीन्स, या इसे आप ट्रेट भी बोल सकते हो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या हो गया? हेरिडिटी। सिंपल भाषा में इसको आप क्या बोलोगे? हेरिडिटी। और दूसरा क्या होता है? रीजन्स ऑफ वेरिएशन। मतलब दो बात जो है, जो मतलब ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑफस्प्रिंग पेरेंट से क्यों अलग है। एक तो आप ये समझो उसका वेरिएशन का, जिसको रीजन बोलते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, हम अभी समझाने वाले हैं। यही तो सीखते हैं जेनेटिक्स में कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, और कैरेक्टर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो पेरेंटल कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होना है, यानी कि उसकी पीछे जो साइंस है, आप जिसको इनहेरिटेंस बोलते हो, ये पूरी फिनोमेना हम समझेंगे जेनेटिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दो चीजों का जो स्टडी है उसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशंस का स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, अब बेटा जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जोहान मेंडल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मेंडल्स को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने ही इस नए ब्रांच को जन्म दिया है। इसके बारे में हम आपको सिखाते हैं। आइए, देखिए, समझिएगा ध्यान से, सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझो। बच्चे कभी कभी हमें बोलते रहते हैं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग हमको बोलता है कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, कुछ टेक्निक्स बताओ। देख बेटा, मैं एक बात बोलूँ क्या? मुझसे अगर आप 1000 बार पूछोगे तो मैं एक ही जवाब दूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप एनसीईआरटी का बुक्स लो, जितनी बार बुक्स को पढ़ो, हर एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाया करो और उस पेज को फाड़ के फेंक दो। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ो आप यही काम करो, आप एक बार देखोगे कि एनसीईआरटी पूरा आपको कमांड हो गया। 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और 10% हम आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें टीचर होने का क्या फायदा है? बताओ। कभी भी किसी के ऊपर में डिपेंडेंट मत रहो। कोई भी इंसान जन्म से इतना महान नहीं होता कि वो दुनिया को सिखा सके। हर लोग सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस होता है, और उसी लर्निंग प्रोसेस से वो महान बनते हैं। ठीक है, इसलिए आप खुद पे भरोसा रखो। नीट के एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत ऐसा नहीं है कि तोप वाला काम है, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है। कूल माइंड रहो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो एनसीईआरटी को, सारी बातें हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। है कि नहीं? बात समझ रहे हो? हाँ,
ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। मोटिवेशन का वीडियो अलग से बना देंगे, अभी आपको टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे। अभी देखो पहली बात, अब बेटा हम क्या कह रहे हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं किसके बारे में, अबाउट मेंडल, अबाउट ग्रेगर जोहान मेंडल। पहली बात, बर्थ कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हो बेटा 1822 में, हमने क्लास में भी बताया हुआ है और बार बार वही चीज़ को बोलता हूँ कि 22 जुलाई 1822 का इनका जन्म है। डेट ऑफ बर्थ आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम में कभी कभी आने की संभावना होती है, तो उसको आप याद रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था ऑन गार्डेन पी। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो गार्डेन पी पे किया है या स्वीट पी पे किया है। याद रखना गार्डेन पी, इसे हम एडिबल पी भी बोलते हैं बेटा, एडिबल पी भी कहते हैं। इसको पाइसम सटाइवम कहा जाता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। अगर बेटा सॉरी डिस्टर्ब हो रहा होगा तो, क्योंकि बाहर में देखिए आज 1 जनवरी आने वाला है, आज 31 है ना, तो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा मत काम करिए, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाए, आप कभी भी अपने पाथ से डेविएट ना करें, और अगर आप डेविएट करेंगे तो जो भी है, आप हिस्ट्री है बेटा, जो भी अपने पाथ से डेविएट हुआ है वो बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन आपकी पूरी मंजिल को बर्बाद कर सकती है, इसलिए आप कभी भी डेविएशन के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, तो ये तो हो गया बेटा, आपको मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ बर्थ है आपको याद रखना है, ड्यूरेशन है तो इन्होंने 1856 से 1865 तक, 1862 तक बेटा ना, 63 तक, ठीक है, इन्होंने वर्क किया था। कब से कब तक वर्क रहा है, 1856 से 1863 तक, तो 1856 टू 1860 कितना हो जाएगा, 7 ईयर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। 7 साल तक इनका काम रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगला पॉइंट देखेंगे, 1865 में बेटा क्या हुआ, इन्होंने अपने पेपर को प्रेजेंट किया था, ठीक है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ नेचुरल साइंस बरन में, वहाँ पे प्रेजेंट किया था। पर ये 1865 वाला डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप डेट याद रखो 1866 वाला। ये जो मेंडल्स का जो काम है वो पब्लिश्ड हुआ था 1866 में, तो मेंडल्स वर्क पब्लिश्ड, मेंडल्स का काम कब पब्लिश हुआ, 1866 में, जो भी उन्होंने काम किया था वो पब्लिश हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, 1884 में मेंडल्स का डेथ हो गया, और डेथ का कारण क्या है, ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, है ना, नेफ्राइटिस वाला प्रॉब्लम था इनको, किडनी डिसऑर्डर इनको बोलते हैं। याद रखना कारण जो है ना डेथ का, ये आ चुका है। अब देखो अभी मैंने टेस्ट दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर 6 पॉइंट आप याद रखो, 1900 में, 1900 में मेंडल्स का लॉ, रीडिस्कवर्ड। अच्छा, किसने रीडिस्कवर किया था मेंडल्स का लॉ, तो आपको पता है 3 साइंटिस्ट है बेटा, क्या है, ह्यूगो डिब्रीज, उसके बाद कौन है, कार्ल कोरेंस,
और तीसरा साइंटिस्ट कौन है बेटा? सरमैक। 3 वैज्ञानिक लोगों ने, 3 साइंटिस्ट लोग जो है वो 1900 ईस्वी में मेंडल्स की लॉज को रीडिस्कवर किए थे। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से बोलिए मेरे साथ। मेंडल के बारे में क्या क्या बातें याद रखना है? 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? 2 डिफरेंट वैरायटी को प्लांट का, जैसे पी है तो पी का डिफरेंट वैरायटी था बेटा, जैसे टॉल हो गया और शॉर्ट वैरायटी हो गया, डॉर्फ वैरायटी, इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाते थे और उसका रिजल्ट देखते थे। तो कैसे हुआ है सारी बात हम बात करेंगे। फिर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनमें 7 साल लगा था। ड्यूरेशन याद रखें 56 63 1856 1863। ठीक है बेटा, 1866 में मेंडल्स का पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था और 1884 में मेंडल्स का डेथ हुआ ड्यू टू द किडनी डिसऑर्डर। 1900 में बेटा मेंडल्स का लॉ रीडिस्कवर हुआ था ह्यूगो डिब्रिस, कार्ल कोरेंस और सरमैक के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एकदम पूरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो बेटा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मेंडल ने बेटा क्या किया था? मटर के प्लांट पर स्टडी किया था, पी प्लांट पर स्टडी किया था, गार्डन पी जिसको बोलते हैं। तो बात पूछा जाता है कि मेंडल्स ने गार्डन पी पे जो स्टडी किया वो गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्या कोई दूसरा प्लांट नहीं सिलेक्ट कर सकते थे? तो इसका रीजन सुन लो, इसका कारण सुन लो। ठीक है, गार्डन पी में बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है ना। मैं रीजन बाद में बताता हूँ, पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। देखो, पहले एक बात बता देता हूँ बेटा आपको कि जो मेंडल साहब हैं, वो मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर स्टडी किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग, बताते हैं अभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, स्टडीड बाय मेंडल। तो कौन कौन से हैं? 3 कैरेक्टर जो है, 3 जो कैरेक्टर है बेटा वो कलर से रिलेटेड है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा है? एक तो सीड का कलर होता है, दूसरा कौन होता है बेटा? दूसरा होता है फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर हो गया, और फिर हो गया बेटा आपका पॉड कलर, पॉड कलर। 3 कैरेक्टर मेंडल ने जो स्टडी किया है वो कलर से रिलेटेड है। 2 कैरेक्टर जो है, 2 कैरेक्टर जो है बेटा वो शेप से रिलेटेड है। कौन कौन सा है? एक तो देखो सीड का शेप है और दूसरा है पॉड का शेप, पॉड का शेप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 5 कैरेक्टर हो गया, 1 2 3 4 और 5। छठा कैरेक्टर कौन है? 6 नंबर का कैरेक्टर कौन है? तो बेटा हाइट है, यानी प्लांट का हाइट। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर का कैरेक्टर है बेटा फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट बना करके दिया गया है। ठीक है, 7 कैरेक्टर, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, कलर से रिलेटेड 3 कैरेक्टर, सीड शेप, पॉड शेप, शेप से रिलेटेड 2 कैरेक्टर, हाइट का 1 कैरेक्टर है बेटा और फ्लावर का पोजीशन का 1 कैरेक्टर है। टोटल 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया है। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। मैं बताता हूँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, घबराना नहीं। लेकिन अब ये रीजन है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो लंबा हो रहा है क्या। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, सही चल रहा है, ओके ठीक है, 2 मिनट का टाइम बच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगा तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद सोचो कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों सिलेक्ट किया। मैंने आपको नहीं बताया क्या? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, है ना। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। कितने दिन का लाइफ स्पैन होता है मटर का? 90 डेज का। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होता है बेटा। जो पी प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होता है, और जब सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाना बहुत आसान होता है। समझ पा रहे हो बातों को? ठीक है, तो ये सब कारण था जिसके वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था, है कि नहीं। देखिए,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब हो गया कि एक कैरेक्टर के सिर्फ दो ही फॉर्म है बेटा। जैसे मैंने बोला कि हाइट है, हाइट, तो हाइट प्लांट में दो ही तरह का होता है, या तो टॉल होगा बेटा या तो डॉर्फ होगा, डॉर्फ होगा। और जो टॉल प्लांट होता है उसका हाइट कितना होता है, टॉल प्लांट जो होता है उसका कितना होता है 6 to 7 फीट, 6 to 7 फीट होता है। और जो डॉर्फ होता है उसका कितना होता है 0.75 से लेकर के 1 फीट तक होता है। यानी आप टॉल और डॉर्फ को क्लियर कट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अगर एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट फॉर्म हो, भाई देखो हाइट बोला तो टॉल बोले या डॉर्फ बोले, हाइट की ही बात हो रही है बेटा। अगर हम किसी को बोले स्किन कलर, तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है, पर किसी ने बोला ब्लैक स्किन, व्हाइट स्किन, है ना, मुलेटो स्किन, निग्रो स्किन, स्किन के डिफरेंट टाइप होते हैं, 7 कलर होते हैं ह्यूमन के स्किन में। वो सब डिफरेंट जो कलर है स्किन का वो ट्रेट है। जैसे हमने बोला आई कलर, तो ह्यूमन का जो आई कलर है इट इज ए कैरेक्टर, पर किसी का आई ब्लैक कलर का होता है, किसी का ब्राउन कलर का आई होता है, किसी का ग्रीन कलर का आई होता है, आपने देखा होगा। तो कलर ऑफ आई इज ए कैरेक्टर, बट डिफरेंट कलर ऑफ आई जो से ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब डिफरेंट जो कलर है वो ट्रेट है। एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं उसको हम ट्रेट कहते हैं। पर अगर किसी एक कैरेक्टर का दो ही ट्रेट हो तो ऐसे कैरेक्टर को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। और दोनों ट्रेट एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। जैसे देखो एक तो डॉर्फ है और एक टॉल है, ताकि हम क्लियर कट डिफरेंशिएट कर सकें, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब इसके आगे वाला वीडियो बनाता हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि वीडियो कट हो जाएगा अभी फट से। तो अब एक दो क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। मेंडल्स ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, इसका आंसर आपने बता दिया, ठीक है। साहिवाल काऊ के बारे में आप बताइए, साहिवाल काऊ के बारे में क्या जानते हैं, कहाँ का वैरायटी है, कहाँ पे डेवलप किया गया था और वो क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है बेटा। आप मुझे एक बात बताइए कि मेंडल ने जो भी काम किया था, मेंडल के काम को पॉपुलराइज करने में 3 साइंटिस्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। जैसे अभी मैंने बताया ना, कार्ल कोरेंस थे, ह्यूगो डिब्रिस थे और सरमैक थे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आंसर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।